नमस्कार, घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और आज गीतिका हमारे साथ है। इस बुलेटिन में हम दोनों हाजिर हैं, खास करके ये बुलेटिन लेकर जिसमें हम पूरा ख्याल रखते हैं कि वो खबरें हम इसमें शामिल करें जिससे है आपका सीधा सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ किया जा रहा है। इस काम में दिन रात मजदूर लगाए गए हैं और मंदिर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 1992 से राम मंदिर निर्माण के लिए रखे गए पत्थरों का भी उपयोग अब शुरू हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें जारी की है। जी हां, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रथम तल दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपनी इसी टाइमलाइन को लेकर पूरी तरह से सजग है और निर्माण प्रक्रिया उसी के अनुरूप चल रही है। हालांकि 2024 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर भले ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और भक्त अपने आराध्य रामलला का दर्शन इस भव्य राम मंदिर में कर पाएंगे, लेकिन मंदिर पूरी तरह से 2025 में बनकर तैयार होगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको ड्रोन कैमरे से ये ली गई तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई जा रही है सरयू तट के साथ साथ। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कॉरिडोर बन रहा है इसमें कई घरों को या फिर जो भी इस रास्ते में आते हैं उन्हें किस तरह से ध्वस्त भी किया गया है उन इलाकों को, क्योंकि प्रॉपर एक कॉरिडोर यहां पर बन रहा है और साथ ही साथ रामलला का भव्य मंदिर भी यहां पर तैयार हो रहा है जिसका प्रथम तल अब जो है वो बन जाएगा। उसके लिए अब पिलर्स जो है वो डाले जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अयोध्या में बदलाव का बुलडोजर चल रहा है। यहां रामपथ का चौड़ीकरण शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों में रामपथ के चौड़ीकरण के कार्य की प्रगति देखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि इसमें 624 करोड़ की धनराशि लगेगी। चौड़ीकरण के दौरान हद में आने वाले भूस्मा माफियों और दुकानदारों को 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या में नया घाट यानी कि लता चौक से तुलसी उद्यान तक सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले मकानों, मंदिरों और दुकानों का हिस्सा गिराया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेज गति से करने और मलबा हटाने के लिए पोकलैंड और जेसीबी की मदद ली जा रही है। यही नहीं, रामपथ के विद्युत खंभों को शिफ्ट करने और हाईटेंशन लाइन वायर को भूमिगत करने की प्रक्रिया भी पावर कॉर्पोरेशन ने शुरू कर दी है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान के पाली में जब भगवान परशुराम की अमृत भारत यात्रा पहुंची तो पूरा माहौल ही बदल गया। राज्य के ये प्राचीन शहर उत्सव के उल्लास में नजर आए। शहर उत्सव के रंग में रंग गया। यहां एक तरफ लोक कलाकारों के करतब थे तो वहीं दूसरी ओर संगीतमय माहौल की गूंज थी। कोच्चिपुरम से चलकर कई राज्यों का सफर तय कर ये यात्रा जब पाली पहुंची तो लोगों ने उमंग और उत्साह के साथ रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। जी हां, हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची पंच धातु की प्रतिमा बन रही है। इस प्रतिमा को 11 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। प्रतिमा स्थापना के इसी प्रण और जनवरी में होने वाले भव्य समारोह के लिए यात्रा कई राज्यों से होकर गुजर रही है। इस कड़ी में ये राजस्थान पहुंची जहां इसका भव्य और दिव्य स्वागत हुआ। तो पूरे शहर को आप देख रहे हैं कि उत्सव के माहौल में रंगा नजर आ रहा है। सड़कों पर देखिए किस तरह से सांस्कृतिक झलकियां दिखाई जा रही है और पूरा पाली जो है वो इस रंग में परशुराम यात्रा का जो ये भव्य उसके स्वागत की तैयारियां की गई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोक नृत्य किए जा रहे हैं। लोग इस रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। तो रुक कर लेते हैं तिरुपति का, जहां 35 किलोमीटर दूर श्री
कालाहस्ती मंदिर इन दिनों विदेशी भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहां काल सर्प योग और राहु केतु पूजा की जाती है। आजकल दक्षिण काशी और दक्षिण के कैलाश के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में ब्राजील से 22 भक्तों का दल आया हुआ है, जो यहां की संस्कृति और भक्ति में ऐसे रम गया है कि ये आस्था और भक्ति उनकी भी पहचान बन गई है। बिल्कुल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तल्लीनता के साथ तमाम श्रद्धालु यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इन विदेशी भक्तों को यहां आस्था और आध्यात्म के रंग में आप डूबे हुए देख सकते हैं। इन विदेशी भक्तों के लिए मंदिर में खास सजावट भी की गई। इनके लिए यहां सुकून और शांति का मार्ग इन्हें मिल रहा है, ऐसा उनका कहना है। विदेशी भक्त यहां पर परंपरानुसार पूजा में हिस्सा ले रहे हैं और विधि विधान से पूजा भी कर रहे हैं। ये तमाम जो विदेश से आए श्रद्धालु हैं, ये जो जत्था है लगभग 22 लोगों का, ये ब्राजील से आया हुआ है कालाहस्ती मंदिर में विशेष करके पूजा अर्चना के लिए। तिरुपति की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें कालाहस्ती मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे मंदिर को भी भव्यता से सजाया गया है, जहां विदेशी मेहमान भी और श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं पूजा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देश में इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश के आसार हैं तो कहीं शीतलहर से ठंड बढ़ी है। कई हिस्सों में शीतकालीन बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं दक्षिण भारत में भी भारी बारिश के आसार हैं और तमिलनाडु में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की चेतावनी के बाद तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात कर दी गई हैं। जी हां, दक्षिण अंडमान सागर पर कम दबाव के संबंध में आईएमडी अलर्ट के मद्देनजर एनडीआरएफ अरकोणम की 6 टीमों को तैनात कर दिया गया है। इन टीमों को नागपट्टनम, तंजावुर, तिरुवर, कुडालोर, मयिलादुथुराई और चेन्नई में तैनात किया गया है। तो हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में एक एयरबस बेलुगा की लैंडिंग हुई है। वेल के आकार की एयरबस बेलुगा में रविवार रात को यहां लैंडिंग की गई है। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इसकी लैंडिंग, पार्किंग और टेक ऑफ के लिए खास इंतजाम किए थे। बिल्कुल, जैसे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वेल के आकार की आपको ये एयरबस दिख रही होगी, जो कि अपने आप में अजब है और अनूठी है। तो बेलुगा को बड़े आकार के हवाई कार्गो के परिवहन की क्षमता के लिए दरअसल जाना जाता है। इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान एंटोनोव AN-225 ने मई 2016 में यहां अपनी पहली लैंडिंग की थी। बताया जा रहा है कि हैदराबाद हवाई अड्डे को बुनियादी ढांचे की ताकत और तकनीकी मानकों के आधार पर इसकी लैंडिंग के लिए चुना गया था। तो सबसे बड़ा मालवाहक विमान यहां पर उतरा है और न सिर्फ ये मालवाहक विमान है, लेकिन इसका साइज के इसके साथ साथ जो आकार इसकी है वो देखने वाली है और इसे देखकर लोग बड़े अचंभित भी है, क्योंकि वेल का आकार इसे दिया गया है। आप दूर से भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वेल ही है, लेकिन ये मालवाहक विमान है सबसे बड़े आकार का, जो कि हैदराबाद में यहां पर इसकी लैंडिंग हुई है। बेलुगा को बड़े आकार के हवाई कार्गो के परिवहन की क्षमता के लिए जाना जाता है। तेलंगाना सरकार गवर्नमेंट हाई स्कूल के सभी छात्रों को अपने मिड डे मील के माध्यम से मुफ्त लंच प्रदान कर रही है। राज्य का लक्ष्य मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूल भोजन कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाना है। जी हां, स्कूल के फिजिकल डायरेक्टर बताते हैं कि छात्र भोजन पाकर खुश और संतुष्ट हैं और अब वो बहुत प्यार के साथ स्कूल आते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई भी करते हैं। वो इसके लिए सीएम केसीआर का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। वहीं छात्र भी खुश हैं और उन्हें स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को आभार भी व्यक्त कर रहे हैं।
हमारा स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल विजयनगर कॉलोनी में है। हम लोगों को डेली मिड डे मील्स आता, फ्राइडे एवरी डे डेली बोल के आता हम लोग को मिड डे मील्स। एंड मिड डे मील्स हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग नहीं बहुत जने बच्चे यहाँ पर मिड डे मील्स खाने वाले हैं डेली एक साथ। सैटरडे दिन का बिरयानी, उसके साथ आलू और चार आता। आज क्या है बोलते हम लोग को टमाटर का करी आया, बहुत अच्छा है। टमाटर का करी भी डेली भी अच्छा ही चाहते, एक दिन भी खराब बोल के वैसा कुछ भी नहीं। और यहाँ विटामिन जो मिलते हैं वो उसमें विटामिन भी रहते हैं और अंडे सब कुछ लाके यहाँ खिलाते। इसके वजह से हम लोगों को घर से टिफिन लाने के लिए नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग यही खा लेते हैं। जो अच्छा ही रहता है यहाँ का भी खाना अच्छा है, विटामिन जैसा मिड डे मील्स मिलता और अंडे भी रख देते अपने सेहत के लिए बोल के सारा टीचर। इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। यहाँ हम लोग को मिड डे मील्स डेली आता है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट हमारे लिए डेली वीक में डेली एक सेपरेट की आइटम्स दी जाती रहती है। थैंक यू फॉर तेलंगाना गवर्नमेंट। हैदराबाद के बाद रुख कर लेते हैं कश्मीर का, जहां शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस टेक्नोलॉजी ने एक हाईटेक ड्रोन पेश किया है। इस ड्रोन की मदद से खेतों और बाग बगीचों में केमिकल का बहुत ही सही तरीके से छिड़काव किया जा सकता है। जाहिर है इससे किसानों और बागवानों को समय की बचत के साथ साथ कीटनाशकों और खर्च की बचत भी हो जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की दी गई जानकारी के मुताबिक अभी 1 एकड़ जमीन के लिए 250 लीटर केमिकल और पेस्टिसाइड की खपत होती है, लेकिन इस ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से महज 10 लीटर की जरूरत ही होगी। इसी तरह 1 एकड़ में छिड़काव के लिए पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन इस ड्रोन के जरिए महज 15 से 20 मिनट में वो संभव हो जाएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं कि इन दिनों कई खबरें आई हैं जिसका इस्तेमाल करके बहुत कम समय में ज्यादा काम किया जा सकता है, तो इसको श्रीनगर में भी इस्तेमाल किया गया है। खेती बागवानी में किस तरह से ये कारगर साबित हो रहा है उसकी एक झलक, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कीटनाशक का छिड़काव जो लगभग पूरा 1 घंटा या उससे ज्यादा का समय लग जाया करता था, छिड़काव करने में पूरा दिन लग जाता था, वो अब 15 से 20 मिनट में आप कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जो भी हम केमिकल स्प्रे करते हैं, यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स यूज करते हैं, 90% यूज उनका होता है आर्चर सिस्टम पे। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और हम एक्सेसिव यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं और उसमें लेबर इंटेंसिव भी है और उसमें वेस्टेज ऑफ केमिकल काफ़ी ज़्यादा है। तो इस टेक्नोलॉजी जो आपने अभी देखा यहाँ पे स्प्रे ड्रोन है, इसको इंट्रोड्यूस करने से हम उस वेस्टेज को कम कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पहले डेयरी मिल्क यूनिट का शुभारंभ हुआ है, जिससे संचालक के साथ साथ दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिल रहा है। खास बात यह है कि ये डेयरी यूनिट पीएमजीईपी यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत लगाया गया है। इस योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार शुरू करने के लिए 10 से 25 लाख तक का लोन मुहैया कराने का प्रावधान है। जी हां, पुनीत जेरी नाम से खुले इस यूनिट का स्लोगन है प्योरिटी इज आवर प्रायोरिटी, यानी शुद्धता हमारी प्राथमिकता है। लोग भी शुद्ध सामान मिलने को लेकर बेहद खुश हैं। जाहिर है इस यूनिट के शुरू होने से कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यानी एक योजना से कईयों का फायदा होगा और कईयों को रोजगार मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरती गाड़ियों पर ब्रेक लगाने के लिए तैयारी कर ली गई है। यमुना एक्सप्रेसवे के प्राधिकरण ने 15 दिसंबर से गाड़ियों की रफ्तार कम करना तय कर लिया है। हल्के वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकेंगे, जबकि भारी वाहनों के लिए अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको बता दें कि 15 दिसंबर से 15 फरवरी यानी कि 2 महीने तक गाड़ियां इसी रफ्तार से चल सकेंगी। दरअसल सर्दियों में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों की आशंका बढ़ जाती है और इसी के चलते प्राधिकरण हर साल सर्दियों में वाहनों की अधिकतम गति सीमा को घटा देता है। इसी के तहत हल्के वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे, तो भारी वाहन जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां चलेंगे। ये प्राधिकरण की तरफ से निश्चित किया गया है। सर्द होते मौसम के बीच वन जीवों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जोधपुर के माचिया जैविक उद्यान में जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उनके रहने से लेकर खाने पीने यानी कि डाइट तक में बदलाव किया गया है ताकि ये बीमार ना पड़े। और पार्क में तेज धूप होने तक यहां शेर, बाघ समेत दूसरे जानवर बाहर रहते हैं। उसके बाद
एनक्लोजर में बने अपने कमरों में चले जाते हैं। यहां उनके लिए हीटर की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा फाइबर शीट से सभी पिंजरों को कवर किया गया है ताकि इन्हें सर्दी से महफूज रखा जा सके और बचाया जा सके। वैसे आपको बता दें, न सिर्फ जोधपुर बल्कि हर जगह जहां जहां जू हैं या फिर नेशनल पार्क्स हैं, वहां इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। जू में खास तौर पर आपको हम बता दें कि तमाम जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सर्दियां जैसे बढ़ रही हैं, जानवरों के लिए परेशानी भी बढ़ जाती है। इसके मद्देनजर खाने का भी ध्यान रखा जा रहा है और ब्लोअर्स और हीटर का भी इस्तेमाल हो रहा है। माचा पार्क में ऐसा है कि सर्दियों के लिए टाइगर, लॉयन, पैंथर, लेपर्ड के लिए फाइबर सीटें लगाई गई हैं और हीटर भी लगाए गए हैं और सर्दी का फुल बचाव हो रहा है और पोषार मतलब खाने के लिए पोषार अच्छा राशन पानी दिया जा रहा है और सीजन वाइज जो भी है उनको फल फ्रूट सब्जी वो दी जा रही है। प्यार ने भले ही दगा दे दिया लेकिन इरादे तो बुलंद हैं। जी हां, इसी सोच के साथ भोपाल के ओल्ड कैंपिन मैदान पर व्हील चेयर पर बैठकर हाथों की मजबूती से दिव्यांग क्रिकेटर अपना हुनर दिखा रहा है। व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में इन दिव्यांग खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा है। जी हां, इस टूर्नामेंट में 6 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। व्हील चेयर पर बैठकर ही खिलाड़ी बल्लेबाजी, गेंदबाजी से लेकर विकेट कीपिंग और फील्डिंग भी कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों का हुनर देखने के लिए लोग स्टेडियम पहुंच रहे हैं और साथ ही जमकर हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। गुरुग्राम में तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का रंगारंग शुभारंभ हुआ। सोमवार को इस टूर्नामेंट का पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विजेता और उप विजेता की ट्रॉफी का अनावरण भी किया गया। भारत लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम पहुंचे। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का उद्घाटन। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे यानी कि श्वेता और गीतिका के साथ फिलहाल इतना ही।